मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलामी सुबह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जागो लाहौर और मैं हूं आपके साथ सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज अगर बात की जाए तो पहले अशरे का इख्तिताम हो चुका है रमजानुल मुबारक के, जबकि आज से दूसरे अशरे का आगाज होने जा रहा है जिसे अशरे मगफिरत कहा जाता है। अल्लाह ताला अपने बंदों को खास मौका दे रहा है कि साल भर के दानिस्ता नादानिस्ता गुनाहों गलतियों से माफी मांगे। आलम इस्लाम के लिए यकीनी तौर पर रमजानुल मुबारक का तोहफा ही बहुत शर्फ की बात है। मुल्क भर में कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 9,500 के करीब टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से करीबन 750 अफराद में वायरस की तस्दीक पाई गई है। जबकि अच्छी खबर यह है कि अब तक पूरे पाकिस्तान में 5,000 से ज्यादा अफराद ऐसे भी हैं जो कि मुकम्मल सेहतयाब होकर अपने घरों को वापस लौट चुके हैं। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे हम लॉकडाउन के हवाले से, जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइट लेना शुरू कर दिया है। पहले भी हम बात कर रहे थे, जबकि दूसरी जानिब नादरा सेंटर कल ओपन हो गया है। 1 माह 11 रोज बंद रहने के बाद दोबारा खुला तो एहसास के पालत प्रोग्राम के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग गई हैं। कोरोना से बचाव के लिए समाजी फासले की हिदायत मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज की गई, जबकि नादरा दफातर में दाखिले के लिए मास्क और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। शब्बीर हैदर की रिपोर्ट देखते हैं। लॉकडाउन का 42वां रोज नादरा दफातर खुल गए। नादरा मेगा सेंटर शिमला पहाड़ी के बाहर शहरियों का रश, खवातीन और मर्द हजरात की लंबी कतारें। समाजी फासले की हिदायत मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज। इंतजामिया ने साइलिन के लिए साए का भी कोई इंतजाम न किया। शहरी रोजे की हालत में धूप में खड़े होने पर मजबूर। नादरा मेगा सेंटर्स में सिर्फ एहसास कफालत प्रोग्राम के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक की जा रही है। नए शनाख्ती कार्ड्स के लिए प्रोसेसिंग ताहाल बंद है। नादरा दफातर में दाखिले के लिए टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। मास्क और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी लाजम करार। नादरा मेगा सेंटर में आने वाले शहरियों का नाकस इंतजामात का शिकवा। कहते हैं रोजे की हालत में ख्वार हो रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि हमारा भी ख्याल करे। पता नहीं 12,000 मिलना है या नहीं मिलना, वो तो बात की बात है। हमारी तो सिर्फ इमरान खान से गुजारिश है कि वो सिर्फ कारोबार खोल दें ताकि अवाम के लिए आसानियां पैदा हो जाएं। बेवादा तो कोई जगह बनानी चाहिए जिथे राम ने पैसे मिल जान। किराए दे मकान माल मकान वो खिंचते पे, कारोबार वो बंद हो तो पुत्र किधर जावे अवाम। नादरा मेगा सेंटर शिमला पहाड़ी के मुलाजिम का कहना है कि बुजुर्ग शहरियों को लाइन में खड़ा नहीं किया जा रहा। सीनियर सिटीजन है और मजबूर अफराद है, उनको बगैर लाइन के अंदर भेज रहे हैं ताकि लोगों को इंतजार न करना पड़े और रश से बचा जाए। एहसास कफालत प्रोग्राम के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद शहरियों को माली इमदाद तो मिल जाएगी, मगर नादरा दफातर के बाहर इंतजामात न होने से कोरोना के फैलाव के खदशात भी बढ़ने का इम्कान है। नादिन, गुज़िश्ता रोज जब नादरा मेगा सेंटर खुला तो क्या सूरत हाल रही है रिपोर्ट में आपने देख लिया है, लेकिन आज ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? शब्बीर हैदर जफर हमारे साथ मौजूद होंगे जिनसे हम बात करेंगे। शब्बीर, बताइएगा, कल तो अच्छा खासा रश रहा है, खातीन की एक बड़ी तादाद थी और SOPs पर बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं हुआ। आज क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल सिद्रा, गुज़श्ता रोज़ की अगर बात की जाए तो गुज़श्ता रोज़ वाक़या ही जो है वो नादरा की जानब से जो बनाए गए SOP से उनके ऊपर कोई भी अमल दरामद दिखाई नहीं दिया। और आज जो है, आज भी अभी सुबह जब हम आए हैं तो यहाँ पर कोई SOP के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा था। आज इतना है कि जो कल हमने जैसे खबर नशर की कि यहाँ पर कोई साए का इंतज़ाम नहीं किया गया, तो यहाँ पर टेंट लगा दिए गए और अंदर भी कुर्सियाँ रख दी गई हैं कि आने वाले जो साइलिन है कुछ को अंदर बैठा कर काम किया जा रहा है और कुछ जो है वो यहाँ पर अभी भी बाहर खड़े हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये आप देख सकते हैं जो खवातीन है यहाँ पर गेट के आगे, उनको तो गोल दायरों के अंदर खड़ा कर दिया है कि जो 3 फीट का फासला समाजी फासला रखा गया है वहाँ पे खड़े हैं। और जो उसके पीछे अगर जाते हैं तो वहाँ पर कोई समाजी फासले का तयन ही नहीं है कि वहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर तमाम खवातीन भी खड़ी हैं और मर्द भी हैं जो इसी तरह खड़े हैं, क्योंकि जो गेट के पास आ जाते हैं तब वहाँ पर जो है वो समाजी फासले का तयन किया जाता है। सिक्योरिटी अदारों की जानब से भी वहाँ समाजी फासले को जो है वो फोकस करवाया जाता है कि यहाँ पर वही लोग खड़े होंगे जो इस गोल दायरे के अंदर जो निशानात लगाए गए हैं उसके ऊपर खड़े होंगे। दूसरी जानब अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल जो है वो SOP के अंदर बनाया गया था कि वो लाजमी करार होगा। उसके साथ मास्क, हैंड सैनिटाइज़र और उसके साथ जो है कि जो भी अंदर जाने वाले साइलिन हैं उनके हाथ साबुन के साथ हाथ धोना लाजमी होंगे। ये दोनों जो चीज़ें हैं इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। अभी भी आज भी कोई यहाँ पर ना तो हाथ धोने के इंतजाम किए गए हैं और ना ही हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करवाया जा रहा है। आने वाले जो साइलिन हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं कि किसी ने मास्क पहना हुआ है, किसी का मास्क जैसा भी है तैसा भी है, उसको अंदर भेजा जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ इस हवाले से अगर बात की जाए तो लाहौर के अंदर टोटल जो है वो 2218 जो है साइलिन है
उनके टोकन जारी हुए थे। और उसके साथ साथ अगर बात करें तो 1718 की जो बायोमेट्रिक तस्दीक हुई थी और 306 ऐसे थे जिनके नए रजिस्ट्रेशन जो नए शनाख्ती कार्ड प्रोसेस हुए थे। इसके साथ अगर बात करें तो जराए का कहना था कि कल तकरीबन नादरा मेगा सेंटर को खोल तो दिया गया है, क्या तमाम सर्विसेज ऑपरेशनल हैं या फिर कुछ को मुअत्तल रखा गया है, कुछ को खोला गया है? नहीं सिद्रा, ये बात यह है कि ये जो नादरा सेंटर खोले गया था दूसरा रोज़ है, तो इसमें सिर्फ बायोमेट्रिक तस्दीक हो रही है, जिसमें असास कफालत प्रोग्राम के जिनके नाम आए थे और उनके फिंगरप्रिंट की तस्दीक नहीं हो रही थी, उनके ऊपर ये काम किया जा रहा है। और उसके साथ साथ नई रजिस्ट्रेशन है कि पहली दफ़ा जिसने अगर कोई नया शनाख्ती कार्ड बनवाना है तो उसका काम हो रहा है। इसके अलावा ना तो ज़ायदुल मियाद का किया जा रहा है और ना रिन्यूअल की जा रही है, और ना इसके अलावा दूसरे दिगर जो है जिसमें FRC आ जाती है, बर्थ सर्टिफिकेट बेफाम आ जाता है, ये कोई भी प्रोसेस फ़िलहाल नहीं किया जा रहा। उनका ये कहना है कि असास कफालत प्रोग्राम के जो लोग हैं जिनको मुश्किलात आ रही थी कि उनके फिंगरप्रिंट्स ना होने की वजह से उनको अमदाद नहीं मिल रही, तो सबसे पहले जो है वो उनकी बायोमेट्रिक तस्दीक की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ जो है वो 1718 बायोमेट्रिक तस्दीक हुई है जिनके असास कफालत प्रोग्राम में नाम आए हुए थे। वो लाहौर के अंदर 11 नादरा सेंटर से, जिनमें से नादरा मेगा सेंटर के अंदर जो है वो 936 आए जो है उनको टोकन अजरा हुए थे और 726 की बायोमेट्रिक तस्दीक हुई थी। और इनमें जो है बाकी जो लोग हैं उन अब कल जो है गुज़श्ता रोज़ बताया गया ज़राए का कहना है तकरीबन 3500 के करीब जो ऐसे साइलिन हैं जो बाहर खड़े हुए वक्त ख़त्म होने के बाद वापस लौट गए थे और वो आज सुबह से फिर नादरा दफातर के बाहर खड़े हो गए हैं और आज भी उसी तरह लंबी कतारें लगी हुई हैं। आज सिर्फ कि ये जो SOPs पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा, आपने बताया कि ना हैंड सैनिटाइजर वहाँ पर मौजूद है, ना हाथ धोने की कोई जगह मौजूद है, लोग बिना मास्क के ही अंदर दाखिल होते जा रहे हैं। किसने करवाना इस पे अमल दरामद? इंतजामिया से बात हुई आपकी? सिद्रा, बात यह है कि इसमें हैंड सैनिटाइज़र और जो हाथ धोने का मामला है वो तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। और दूसरी नंबर बात की जाए तो मास्क जो हैं वो लोगों ने पहने हुए हैं, वो कोई अच्छा है या बुरा कैसा है, वो मास्क के ऊपर जो है वो मास्क एक आगे हैं वो पहन के जा रहे हैं। दूसरी जानब जो है हैंड सैनिटाइज़र और हाथ धोने के जो इंतजाम है वो नादरा इंतजामिया और सिक्योरिटी अदारों की जानब से है कि बाहर खड़े होकर जो है वो हाथ धोने का कोई इंतजाम किया जाता कि लिख दिया गया है यहाँ पर कि जो भी अंदर दाखिल होगा वो अच्छी तरह साबुन के साथ हाथ धोने के बाद नादरा दफातर में दाखिल होगा। जबकि नादरा दफातर के बाद ना तो ऐसा कोई इंतजाम किया गया कि हाथ धोने के लिए कोई पानी रखा गया हो, साबुन रखा गया हो, ऐसा कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ पर घंटों खड़े होने के बाद साइलिन अंदर जा रहे हैं और अंदर जाकर उनका 3 स्टेप में उनका प्रोसेस हो रहा है। एक, उनको बाहर खड़ा होना पड़ता है, मेन गेट पर खड़ा होना पड़ता है और उसके बाद अंदर जाते हैं। तो अब आज जो कल जो है कल उनको अंदर बिल्डिंग में दाखिल होने के लिए बाहर वेट करना पड़ता था, तो उसके बाद अंदर टोकन जारी होता था। आज यहाँ से मेन गेट से अंदर दाखिल होते हैं तो उनको अंदर जाकर कुर्सियां लगा दी गई हैं, वहाँ पर टेंट लगाया गया है, कुछ साइलिन को वहाँ पर बैठाया जा रहा है। अब उसके बाद अगला प्रोसेस। आप हमारे साथ मौजूद रहे और ताज़ा तरीन सूरत हाल हमें दिखा भी रहे थे, साथ साथ बता भी रहे थे कि 1 महीने के बाद तकरीबन ये नादरा का दफ्तर खुला है और एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत ऐसे बुजुर्ग अफराद की बड़ी तादाद वहां पर पहुंची है जिनका कि बायोमेट्रिक का इशू आ रहा था। लेकिन SOPs पर अमल दरामद करवाना किसकी जिम्मेदारी है? यकीनी तौर पर इंतजामिया की जिम्मेदारी है, लेकिन वहां पर कोई भी बंदा मौजूद नहीं है। सिर्फ एक बोर्ड लिखकर या फिर पेपर पे उसे प्रिंट करके चिस्पा कर दिया गया है जी हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके अंदर जाएं, लेकिन कहां से करें ये नहीं बताया गया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं जी काजी हुसैन अहमद की याद में इफ्तार दस्तरखान का आगाज किया गया है। मुस्तहिक अफराद को उनके घरों तक इफ्तार का सामान भी पहुंचाया जा रहा है। रिपोर्ट देखते हैं। साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान काजी हुसैन अहमद मरहूम की याद में कामरान ब्लॉक अल्लामा इकबाल टाउन में रमजान दस्तरखान का एहतमाम। दुख्तर काजी हुसैन अहमद समिया राहील काजी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। समिया राहील काजी का इस मौके पर कहना था कि इस साल दस्तरखान लगाने का तरीकाकार तब्दील कर दिया गया है। पहले गरीब व नादार अफराद के लिए दस्तरखान सजाए जाते थे, अब आगाजान दस्तरखान से इफ्तार का सामान समाजी फासलों का ख्याल रखते हुए रजाकार गरीब व नादार अफराद को उनके घरों तक पहुँचा रहे हैं। ये हमारा एक आइडिया है कि सफ़ेद पोश लोगों को जो कि मांग नहीं सकते उनको इज्जत के साथ अच्छी अफ्तारी उनके घर तक पहुंचाई जाए। आगाजान के नाम पर ये दस्तरखान खोला है और इसमें सफ़ेद पोश लोगों का भरम कायम रखने के लिए उनको अच्छा खाना घरों में ही फराहम किया जाएगा। इफ्तार दस्तरखान इफ्तिताही तकरीब में जमात इस्लामी लाहौर अल खिदमत फाउंडेशन के अहदेदारों समेत मुख्तलिफ मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ उवैस विरक, लाहौर न्यूज़।
नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है। मुखय्यर हजरात, हमने देखा है जब भी वतन पर मुश्किल की घड़ी आती है तो यकीनी तौर पर मैदान में आते हैं और लोगों की मदद करते हैं। आजकल भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन मदद करने के अंदाज को थोड़ा तब्दील कर दिया गया है। पहले जहां दस्तरखान सजाए जाते हैं, लेकिन अब उनके घरों तक राशन पहुंचाया जा रहा है, खाना पहुंचाया जा रहा है उन लोगों के जो कि जरूरतमंद है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, टाइगर फोर्स बन गई है, किस तरह से काम करेगी उस पर हम बात कर रहे हैं। इमरान साहब, जिला इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर्स क्या जिम्मेदारियां होंगी? ये उनसे काम कराएंगे क्या, या फिर वुज़रा पे ज्यादा जिम्मेदारी होगी? देखिए सिद्रा, अभी तक तो मुझे वुज़रा नजर नहीं आ रहे। वो पहले भी नहीं आते, जब भी नजर आएंगे आपको टीवी पे नजर आ जाएंगे। क्योंकि संडे वाले दिन एक टाउन हॉल में ही जो है वो बुलाया गया था रजाकार फोर्स के ऊपर, और इसमें बाकायदा तौर पर टाइगर फोर्स को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताना था। मगर जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें कोई मुझे वजीर नज़र नहीं आए, कोई ऐसे मशीर नज़र नहीं आए जो आकर अपनी रजाकार फोर्स के साथ खड़े हों। ये इतवार का दिन था और 2 बजे के टाइम ये जो है वो तमाम ब्रीफिंग दी गई है तमाम लोगों को। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जिम्मेदारियाँ क्या होंगी। फ़र्ज़ करते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर क्वारंटाइन सेंटर्स में जो है वो लोगों की लुक आफ्टर कर रही है, तो वहाँ पे लोगों की जिम्मेदारियाँ लगाई जाएंगी। कतार मैनेजमेंट सिस्टम, तमाम यूटिलिटी स्टोर्स और तमाम, यानी कि 80,000 बंदा है, कोई मजाक नहीं है। ये ज़िला इंतज़ामिया के पास जो है वो इस वक्त 4,500 की जो लोग हैं वो मौजूद हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के पास भी तकरीबन इतने ही लोग मौजूद हैं, तकरीबन ये 9-10 हज़ार। अब 80,000 और 9-10 हज़ार की जो लोग हैं, जो 9-10 हज़ार के लोग जो काम कर रहे हैं, ये लोग 80,000 के जो लोग होंगे वो इनको असिस्ट करेंगे, वो इनके कामों को देखेंगे, इनके साथ चलेंगे और खुद कोई एक्शन नहीं लेंगे। इनके ऊपर बाकायदा तौर पर इनको इनकी जो इस वक्त बताया जा रहा है, इनको बाकायदा क्लासेस भी हो रही हैं साथ साथ कि किस तरीके से आपने फर्ज करें होर्डिंग एक्ट आ गया है, ऑर्डिनेंस आ गया है 2020, और उसमें आपने बताना कि फलाना मोहल्ला, फलाना घर, फलाना गोदाम, ये चीज आपने अपने इनके पास जो डैशबोर्ड है इसको इस्तेमाल होगा, उसके ऊपर लॉड कर देनी है और बाकी जिला इंतजामिया इनके साथ जाएगी। जो शिकायत कुनिंदा होगा उसके साथ जाकर ये छापा मारेंगे और बाकायदा अपने इलाके में इनको बताया जाएगा। इमरान मलिक, सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि हर इलाके में जहाँ पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है वहाँ पर जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, या कोई जिला इंतजामिया का बंदा है या कोई पुलिस का बंदा है, उन सबको पता है, एक एक गली मोहल्ले का पता है कि कहाँ पर आटा पड़ा है, कहाँ पे चीनी पड़ी है, कहाँ पे क्या चीज। आपकी बात जो है वो मानी जाती है और बड़े बड़े हलकों में तो देखिए निशानदेही है, मगर देखें जब कोई चीज़ होर्डिंग हो रही होती है ना, तो उसमें एक बंदे का किरदार नहीं होता। वो आपको पता है किरदार नहीं, वो चेन होती है और किरदार में कोई भी बता सकता है आज रात को रेड पड़नी है, यहाँ से चीजें उठा लें, उठाई जाए, आपकी रेड जो है वो खत्म हो जाती है। मकसद ये कहने का है कि रेड करना भी बहुत बड़ा काम होता है, खास तौर पे होर्डिंग की चीजों पे। वो कहते जी मैं रजिस्टर्ड स्टॉकिस्ट हूँ, आपने मेरे ऊपर रेड क्यों किया? पहले तो चेक किया जाता है ना ये स्टॉकिस्ट है भी या नहीं है। जिला इंतजामिया की तरफ के पास कुछ तकरीबन कुछ हजारों में ऐसे स्टॉकिस्ट हैं जिनको जो जितनी भी चीजें हैं वो स्टॉक करने की पाबंदी खत्म है उनके ऊपर, वो उनको इजाजत है इसके ऊपर। ठीक, इजाजत है, लेकिन उसकी फिर क्वांटिटी तय है कि हर चीज में तादाद में कर सकते हैं। वो एक बात, मगर अगर तो वो स्टॉकिस्ट है तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। अब देखें 80,000 बंदा, मुंह से निकलने वाली इंसानी सब बात है कि 80,000 जो है वो आपकी शहर लाहौर को रज़ाकाराना तौर पे अपनी जितनी भी जो भी कुव्वत है वो इस्तेमाल करते हुए आपके साथ चलेगा, और इसका बाकायदा तौर पे एक कार्ड बन रहा है। अब वो कार्ड जो है वो मुख्तलिफ महकमों का होगा। फर्ज करें DC के पास एजुकेशन है, CO हेल्थ है, तो वो जो लोग इनके साथ लगाएंगे जो हेल्थ में काम करेंगे उनके कार्ड हेल्थ सिस्टम के तहत बनेंगे, मगर परमिशन इधर से जाएगी कि ये हमारे पास जो है रजिस्टर्ड है। कार्ड सिस्टम पे हम इमरान बात करते हैं, लेकिन अभी मुझे लियाकत अंसारी साहब ये बताइए कि आप मीटिंग्स की अंदरूनी कहानी जो होती है वो भी आप तक पहुंचती रहती है, ऑपरेशनल कब से हो जाएगी? ये कार्ड वार्ड बन के कोई डेडलाइन दी गई है कि भाई इस वक्त तक इन नौजवानों को फील्ड में मौजूद होना चाहिए?
देखिए अभी तो रस्मी लेके इसके ऐलानात हुए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी तकरीबन एक हफ्ता लग जाएगा, क्योंकि जो पंजाब में तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं वो आज पास ऑन हो रही हैं। कुछ जो है वो तरीक़ाकार और जो प्रोसेस होता है अप्रूवल का जो है चीफ एग्जीक्यूटिव सीएम की तरफ से वो आज जारी हो रही हैं। तो चीफ सेक्रेटरी जो है वो पहले ही उस्मान डार के साथ जो इस फोर्स के जो हैं वो कह लें कि रूहे रवा हैं, उनके साथ चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी मुलाकात कर चुके हैं, मीटिंग कर चुके हैं। तो बाकी सूबों में जो है वो सूरत हाल इस तरह की नहीं है, ज़्यादा जो दारोमदार है वो पंजाब पर ही होगा, क्योंकि सिंध ने तो अपने तौर पर अपनी एक पीपल्स फोर्स जो है वो रजिस्टर्ड करवाई। वो पीपल्स पार्टी ने पंजाब में भी जो है चीफ सेक्रेटरी को एक दरख्वास्त दी कि हम पीपल्स फोर्स के तौर पर काम करेंगे, इसलिए इसे जो है तकरीबन ये एक हफ्ता लगेगा इसको। और जो चीज़ें हैं वो शायद उस तरह के रिजल्ट जो हमारे ज़हन में हैं मुमकिन तौर पर शायद ये ना उम्मीद कर सकें रिजल्ट, क्योंकि चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं इस पे भी बात होती है ना मीटिंग में कि ये मसाइल भी हो सकते हैं इससे जुड़े। देखिए ये है कि ये कोरोना की जो सूरत हाल है उसमें यह है कि आगे चल के इस वबा का कितना हमें खतरनाक चैलेंज आ रहा है। क्वारंटाइन सेंटर्स में क्या सूरत हाल बनती है, जैसे मरीजों के बाद जगह पे है शिकायत सामने आई हैं, तो सारा कुछ है ये तो हालात पे मुनसर है कि हालात कितने संजीदा होते हैं और फिर इनकी जरूरत किस कदर तक आती है। माली इमदाद का देखें कि अभी इंसाफ इमदाद पैकेज जिसके तहत पंजाब में इमदाद तकसीम होनी है वो चीज़ें अभी वो फाइनल ही नहीं हुई। अभी तक जो इमदाद तकसीम हो रही है वो मरकज़ की हो रही है, और जो पंजाब की है वो कह रहे हैं कि ये एक प्रोसेस हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब कहा जा रहा है कि जो है रमज़ान पैकेज जो है वो दर हकीकत ईद के साथ मिला के दे दिया जाएगा, ताकि एक ईदी का कंसेप्ट हो जाए कि ईद पैकेज भी दिया हमने, क्योंकि अभी अब माशाल्लाह दूसरा अशरा शुरू हो रहा है तो फिर दिन तो बीच में थोड़े रह गए, इसलिए अब वो रमज़ान पैकेज जो है वो ईद पैकेज के तौर पर तकसीम होगा। तो इस तरह जो ज़्यादा जो चैलेंजेस लग रहा है कि वो इनसे दो तरह के जो है वो काम लिए जाएंगे। एक ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से इतलात, ये तो एक मुसलसल अमल होगा ना जिसमें अगर ये फोर्स एक्टिव रहती है। दूसरा जो है क्वारंटाइन सेंटर्स के हवाले से इनकी मदद ली जाएगी कि अगर क्वारंटाइन सेंटर्स पे रश बढ़ता है मरीजों का और फिर मुतबादल हॉस्पिटल्स में ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर खाना देता होता है मरीजों को, दूसरी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनमें इनकी ज़्यादा मदद जो है वो होगी। और तीसरा जो है वो हल्के की सतह पर जब जो सख्त लॉकडाउन मुख्तलिफ गली मोहल्लों को जो लॉकडाउन करके सील किया जाता है तो वहाँ भी राशन जो है पहुँचाना जो है वो एक होता है। और जहाँ तक आपने कहा था कि इसमें कोई बेज़ाब्ती हो सकती, गलत अनासर इसमें आ सकते हैं, तो ये मेंबरशिप फॉर एवर नहीं है। जिसके बारे में कोई शिकायत आएगी, जो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करेगा उसका कार्ड भी जब्त हो जाएगा और उसकी मेंबरशिप भी कैंसिल हो जाएगी। इमरान, कार्ड्स कब से बन रहे हैं, कोई प्लानिंग शुरू हुई? जी कार्ड बनने शुरू हो गए हैं, और जैसा कि अंसारी साहब बता रहे थे कि इसमें कार्ड जब्त भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कार्ड जब्त हो जाएगा अगर किसी की शिकायत आएगी। मगर मैं फिर आपको बताऊं कि अंसारी साहब ने कहा है कि एक हफ्ता लग सकता है अभी इसको ऑपरेशनल होने में। जिला इंतजामिया क्या सोच रही है? ऑपरेशनल शुरू कर दिया हुआ है ना, ऑपरेशनल होने में और करने में फर्क आ जाएगा। जब ये होने का मतलब ये है कि जब ये मुकम्मल हो जाएगा। अब जब कार्ड शुरू हो जाएंगे तो ये कोई एक कार्ड थोड़ी बनना है। 80,000 कार्ड में से फर्ज करते हैं 60,000 कार्ड भी बनना है, 20,000 लोगों ने नहीं है, मगर बनते जाएंगे टीम्स फील्ड में जाती जाएंगी ताकि वो हुकूमत को भी तो कोई मुंह दिखा सके ना सरकार के, जी हमने ये आपने कहा काम किया है और काम करना शुरू कर दिया हुआ है। मकसद ये कहने का है कि ये जो लोग हैं, मैं फिर आपको बताऊंगा, चाहे लेट आए मगर ठीक है, ये लोगों की खिदमत के लिए आ रहे हैं। एहसास कफारत प्रोग्राम चल रहा है आपका बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चल रहे होते हैं। और पेंडेमिक कोरोना है, इसमें आपका जून जुलाई अगस्त सितंबर तक चल सकता है ये। और जब ये सितंबर तक, तो देखें आपके मुल्क में अर्जेंसी लगी हुई है, हंगामी सूरत हाल है, हैजानी कैफियत है, आप एक तरीके से चलना चाह रहे हैं मगर वो तरीका देखिए। अब ताजरों की तरफ से पीएम को लेटर जा रहा है कि जी हमारी दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए, हमें प्लीज हमारी मदद की जाए, प्लीज हमारे साथ सुतेली माँ जैसा सलूक ना किया जाए। मगर मकसद ये कहने का है कि जब ये लोग जब ये लोग जो हैं, जब ये लोग मार्केट में आएंगे, जब ये चेहरे फर्ज करते हैं अंदरून शहर के चेहरे अपने अंदरून शहर की हिफाजत करेंगे, वहाँ पे लोगों को देखेंगे कि क्या इस दुकानदार ने क्या SOPs अपनाए, यानी वो अपनी
शिकायत जो है वो मुतलका ऑफिसर को डैशबोर्ड में दर्ज करवा देंगे। वो ऑफिसर का काम है जी, आप यहाँ पे जाएं मुतलका टीम को लेकर। एक ये जो आईटी का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, ये बड़ा अच्छा है कि आप वर्बली किसी को कहें, लिख के दें, वो आसपास हो सकता है, लेकिन जो सिस्टम पर आ जाएगा। मैंने ये 80,000 लोगों की एक्सेस मांगनी चाहिए अभी आपके प्रोग्राम से पहले ना, तो उन्होंने कहा जी अभी एक्सेस जो है वो हमारे पास है, आम आदमी के पास नहीं है, वो इसलिए कि अभी एक्सेस देने से मना किया गया है। मगर बात वहीं पे आ जाती है कि ये अच्छा कर रहे हैं पीआईटीबी के ताबन से कि जितने भी डैशबोर्ड बन रहे हैं। मैंने ना वो जो ये टेस्ट नहीं है आपके आजकल कोरोना के हो रहे, तो वो मैं गलती से उस लैब में भी गया, तो वहाँ पे ना अंसारी साहब जिसका पॉजिटिव आता है ना, तो वो लैब में डैशबोर्ड ऐसे कर रहा होता है, ब्लिंक कर रहा होता है रेड कलर में कि ये आदमी हैं, फौरी तौर पे इनकी ना ठीक है लाल बत्ती हो गई, खतरे का निशान हो गया। अच्छा लियाकत अंसारी साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से जुड़ा ये है कि जब से ये कोरोना की वबा आई है, गवर्नमेंट पहले ही ऑपोजिशन को तो साथ बिठाना बिल्कुल गवारा नहीं करी, लेकिन जब से कोरोना की वबा आई है मुकम्मल तमाम वुज़रा, चाहे वो ऑपोजिशन के हैं चाहे वो हुकूमत के हैं, एक दूसरे पर तनकीद खुलेआम हो रही है, अच्छी खासी हो रही है। ऐसी इलाके, ऐसे हल्के जिनके एमपीएस ऑपोजिशन से हैं, उनसे कैसे जिम्मेदारियां ली जाएंगी? उनको तो साथ बिठाने को गवर्नमेंट तैयार ही नहीं है। उनके हल्कों में इन्होंने मुतबादल अरेंजमेंट किया है कि यानी उनको नहीं बिठाएंगे, नहीं बिठाएंगे। अच्छा। यकीनी तौर पर बात है ये कि सियासत में जो है ये बड़ी जालिम होती है। यहाँ पे भी बेटा भी जो है ना बाप की लाश पे कदम रख के इक़्तिदार की सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं। तो यहाँ ये बहुत ही सियासत में ऐसे होता है। मतलब हम इसको कहें कि नहीं ये हो रहा है, आप किसी भी अपोजिशन के टिकट होल्डर या एमपी से मिलकर देख लें, वो कहेगा कि मेरे हल्के में जो है ये फलां जो टिकट होल्डर मुझसे इलेक्शन हारा था उसने फरिश्त दी है, और वो फरिश्ते उन्होंने सोशल मीडिया पे जारी भी की। पीटीआई वाले का होल्ड, पीटीआई वालों की वो फरिश्ते जो है उन्होंने जारी भी की कि एमपीए हम हैं, हमसे नाम नहीं लिए गए ना हल्कों में, तो ये तो होगा। वहां पर वहाँ उनके टिकट होल्डर है, वहां पर उनकी कैसे आएगी? देखो उन्हें तो रजाकार चाहिए ना। अब रजाकार ज्यादा तो जो गवर्नमेंट के पास जाएंगे वो नून लीग के लोग तो जाएंगे नहीं कि वो जाके इमरान खान की क़यादत में अब जो है वो काम करना शुरू कर दें, या उस्मान बुज़दार की क़यादत में उज़मा बुखारी काम करना शुरू कर दें। ये तो मुमकिन नहीं है। ये सियासत में कुछ तल्ख हकीकतें होती हैं जिनका हर बंदे को इदराक होता है। बहरहाल ये है कि अपोजिशन जो सरगर्मियाँ कर रही है वो अपने तौर पर एक अलग अपने वोट बैंक को जो है बढ़ाने के लिए वो भी रिलीफ का काम कर रहे हैं। वो भी हॉस्पिटल्स में जाके हिफाजती किट्स और दूसरा सामान दे रहे हैं। वो भी जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उसके हवाले से सूरत हाल पे नजर रखते हुए कहीं तनकीद कर रहे हैं, कहीं तजवीज़ दे रहे हैं। शहबाज शरीफ जो है वो इजलास कर रहे हैं। तो ये सिलसिला तो ये है कि हुकूमत ने अपना काम करना, अपोजिशन साहब मैं यहाँ पे आपके साथ मुतफिक बिल्कुल नहीं हूँ। अगर तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट, पंजाब ये नून लीग की गवर्नमेंट के बल्दियाती निज़ाम चल रहा था ना, तो ये 4 मई 2019 को इन्होंने तहलील कर दिया, तमाम 60,000 लोगों को घर भेज दिया। अगर वो आज यूनियन काउंसिल में बैठे होते तो मेरा ख्याल है ये कोरोना पेंडेमिक की सूरत बिल्कुल चेंज होती। अच्छा फर्ज करें कि इन्होंने घर भी भेज दिया, वो सिंध में हो रहा है सर, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। लेकिन बात यही है कि कोरोना टाइगर फोर्स तो बन गई है, अल्लाह करे कि ये ऑपरेशनल हो जाए और अच्छे से काम करे, गवर्नमेंट इसमें कामयाब हो जाए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कामयाब होगी तो यकीनी तौर पर रिलीफ निचले तबके तक पहुंचेगा। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे कोरोना केसेस के हवाले से। पाकिस्तान में, पंजाब में, स्पेशली लाहौर में कोरोना की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो 21,452 केसेस हैं पूरे पाकिस्तान में, जबकि लाहौर में 2,532 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं जो कि मुसद्दिका हैं। लेकिन खबर यह है कि जब से ये कोरोना वबा का आगाज हुआ है तो मुसलसल बात चल रही थी कि कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन हो जिसके इलाज से मरीजों को कुछ अफाका हो जाए। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन, इसको पूरी दुनिया में कहा गया है कि इस्तेमाल किया जा रहा है, मरीजों के अच्छे नतीजे आ रहे हैं। लेकिन अब बरतानवी अखबार डेली मेल की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें बताया गया है कि 90% क्लोरोक्विन
मरीजों के दिल पर असरअंदाज हो रही है और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ रहा है। हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है? क्या हमारे यहाँ जो मरीज हैं उन पे ये अच्छा असर कर रही है? इसका इलाज जारी है, नहीं जारी? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर असद असलम साहब है, CEO हैं म्यो अस्पताल से आपका ताल्लुक है। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर साकिब सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, किंग एडवर्ड से आपका ताल्लुक है। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो एक रिपोर्ट आई है आपने भी यकीनी तौर पर पढ़ी होगी, हमारे यहाँ अभी इस्तेमाल हो रहा है इसका और हमारे यहाँ खातिर खा रिजल्ट्स आ रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन हम सिलेक्टेड केसेस में जो हमारे एक्सपर्ट, जो हमारे फिजिशियंस हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के, जब प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम उनको पहले दिन से शुरू करा रहे हैं और अंडर मॉनिटरिंग है। ये नहीं कि हमने इनको दवाई शुरू कराई और उसके बाद उनको पूछा नहीं, अंडर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग है। उनकी हार्ट कार्डिक मॉनिटरिंग वगैरह बाकायदगी से होती है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमें ऐसी कोई सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा कि क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के कोई साइड इफेक्ट हमने मरीजों में देखे। मैं यहाँ मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि शहर में ऐसे कई लोग हैं जो जोड़ों के दर्द की वजह से उनको कई लोगों को प्रिस्क्राइब की जाती है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन, वो कई सालों से ले रहे हैं। इसलिए हर पेशेंट पर ये खुदा न खासा बुरा असर नहीं करता, तो चंद पेशेंट में बिल्कुल उसके साइड इफेक्ट्स हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अंडर मॉनिटरिंग, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और स्ट्रिक्ट सुपरविजन जब हो तो तभी आप ये अस्पताल में दाखिल हो। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा सवाल ये भी है कि जब भी ये मेडिसिन कोई भी दी जाती हैं उनके साइड इफेक्ट्स फौरी तौर पे आना शुरू हो जाते हैं या फिर लॉन्ग टर्म बाद में भी आते हैं? नहीं, कुछ तो फौरन भी आ सकते हैं। इसका एक साइड इफेक्ट जो हार्ट पर है वो फौरन भी आ सकता है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी होते हैं। लेकिन इसका जो पर्टिकुलर इफेक्ट जिसका बार बार जिक्र करते हैं वो हार्ट पर है, वो फौरन भी हो सकता है। हमारे यहाँ अभी इसका तजुर्बा अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है, अल्लाह का शुक्र, हमें तो बड़ा अच्छा तजुर्बा हुआ है। हमारे तो इस वक्त लाहौर में 650 के करीब मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। 540 तो सिर्फ इस वक्त 430 के करीब सिर्फ म्यो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और उनको मेजॉरिटी को हमने क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन शुरू करवाई थी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए हमें कि अभी 9 मई को कहा जा रहा है कि कुछ लॉकडाउन में मजीद नरमी कर दी जाएगी और कल नादरा सेंटर खुला है, वहाँ पर रश लगा हुआ है। अभी भी आपने भी शायद नज़र पड़ी हो, आज भी वहाँ पर रश लगा हुआ है। ये सूरत हाल है। और ये जो ENT स्पेशली जो वायरल डिजीजेज होती हैं, ये कितनी डेंजरस होती हैं कि अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, मुसलसल बता रहे हैं लेकिन उसके बावजूद लोग SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे। लेकिन जी, दे कैन प्ले हैवक। वायरल डिजीजेज चूँकि ख़ास तौर पे जो SARS-CoV-2 कोविड-19 डिजीज़ है, जो कोरोना वायरस डिजीज़ है, ये बड़ी कंटेजियस डिजीज़ है और इसका ट्रांसमिसिबिलिटी अमंग्स द पीपल वो बड़ी रैपिड है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग, स्टिकिंग टू हैंड हाइजीन, वेयरिंग मास्क इज द ओनली मीन्स जिसके जरिए हम इससे बच सकते हैं। आई थिंक कि ये लोगों में शुरू से, पहले दिन से ये अवेयरनेस टेलीविजन के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए ये दी जा रही है, लेकिन समहाउ और द अदर लोग इसको स्टिक नहीं कर रहे। और ये मेरा ख्याल है कि इट इज़ नीडलेस टू से रियली कि इसकी इम्पोर्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग की इतनी ज्यादा है कि किसी और इंटरवेंशन की इससे ज्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई ऐसी मेडिसिन भी इस वायरस पे असरअंदाज हो सकती है जो कि पहले किसी फ्लू के लिए या कोई एलर्जी के लिए या कोई इस तरह की चीज के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि कोई एक मेडिसिन होती है वो मुख्तलिफ बीमारियों को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसमें जी बेशुमार एंटीवायरल ट्राई की गई हैं, जिनमें लोपिनावेर, रिटोनावेर एक कॉम्बिनेशन है जो हम एड्स के मरीजों में एड्स के वायरस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। फ्लू के वायरस के लिए हम दवा इस्तेमाल करते हैं, ओसेल्टामिविर, वो भी इस्तेमाल हुई है लेकिन उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। एक वायरल दवा रेमडेसिविर के नाम से है जो FDA ने, जो फेडरल ड्रग एजेंसी ने भी अप्रूव की है फॉर सिलेक्टेड पेशेंट्स, लेकिन उसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी ये है कि उससे एक हफ्ता पहले WHO की स्टडी आई जिसने कहा जी कि इसका सिग्निफिकेंट रोल नहीं, लेकिन अब FDA ने फास्ट ट्रैक अप्रूवल दे के रेमडेसिविर को शुरू किया है, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी इन पाकिस्तान इज नॉट देयर। सो इन अ नटशेल, पाकिस्तान के अंदर जो एंटी वायरल्स इस वक्त अवेलेबल हैं उनका कोई रोल, सिग्निफिकेंट रोल इस बीमारी के इलाज में नहीं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो WHO की रिपोर्ट कुछ और आती है, किसी और मुल्क की कुछ और आती है, सिंगापुर से कुछ और रिपोर्ट आ जाती है, अमेरिका कुछ और कह रहा होता है, तो क्या हमें उन रिपोर्ट्स पे चलना है या फिर उनके लोगों के रहन सहन की वजह से, उनके इम्यून सिस्टम की वजह से कोई दवा किसी पे असर कर रही है, किसी पे नहीं कर रही? देखें, बेसिकली ये एक नई बीमारी है और दुनिया के सारे जो ममालिक हैं वो एक तजर्बे से गुजर रहे हैं। हम बेसिकली
जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो हमारा चाइना के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। तो चाइना में सबसे पहले वबा आई, उन्होंने अपने मरीजों को ठीक किया, उन्होंने पेपर पब्लिश किए, फिर चाइनीज यहाँ आए, उन्होंने हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, फिर कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप पंजाब में बना है, उसने ग्रुप ने जितना भी लिटरेचर अवेलेबल है WHO का या दूसरे ममालिक का उसको स्टडी करके एक एनालिसिस करके फिर पाकिस्तान के लिए पंजाब के लिए एक गाइडलाइन बनाई और हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। अभी तक कोई चीज़ फ्रैंकली हतमी नहीं है। इस बीमारी ने क्या किया, इस बीमारी के आइंदा जिंदगी पर मरीज के क्या असर होंगे ये भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये 1 साल के बाद जाके आप कुछ कह सकेंगे जब इन पेशेंट को फॉलो किया जाएगा। तो खुदा न खासा किसी में कोई तब्दीली तो नहीं है। इस वक्त जो भी है हम एक दूसरे के तजर्बे से ही फायदा उठा रहे हैं और उसी बेस पर चल रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे पेशेंट जिनमें कोई साइलेंट सिम्टम्स नहीं है, उनका टेस्ट हुआ है, पॉजिटिव आ गए हैं, वो उनको क्वारंटीन कर दिया गया है, आइसोलेट कर दिया गया है, उनको भी कोई मेडिसिन दी जा रही है या फिर उनको सिर्फ अलग रखा जा रहा है? सिर्फ अलग रखा जा रहा है कि आइसोलेटिंग देम, उनको अलहदा रखना ही उनका इलाज है। अगर कोई मामूली अलामात हो जिनमें सिंपल बुखार का होना या गले में खराश का होना है तो सिंपल पैरासीटामोल और एंटीहिस्टामीन या स्टीम इनहेलेशन इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। उन मरीजों में किसी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की जरूरत नहीं, बल्कि यहाँ पे मैं एम्फेसाइज करना बड़ा जरूरी समझता हूँ कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में अब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और क्लोरोक्वीन को सीरियसली सिक और क्रिटिकल इल पेशेंट्स के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, क्योंकि उनमें जो कार्डियक एरिथमिया जो इसका साइड इफेक्ट है, जो हार्ट की धड़कन को बेतरतीब करके सडन डेथ करती है, उसका बहुत ज्यादा इंसिडेंस है। तो हमने भी अपनी जो कल क्रिटिकल केयर की गाइडलाइंस सियाग के प्लेटफॉर्म में जो कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है उसके प्लेटफॉर्म से हमने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और क्लोरोक्वीन को सीरियस और क्रिटिकल इल पेशेंट्स के ट्रीटमेंट से निकाल दिया है। तो हम सिर्फ क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को यूज कर रहे हैं मॉडरेट डिजीज, जिनको दरमियानी कैटेगरी की डिजीज है, और उनके अंदर भी कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इज फार फ्रॉम बियॉन्ड टू बी प्रूवन रियली। तो इसलिए वी आर गिविंग इट ऑन द करंट अवेलेबल एविडेंस व्हिच मे चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। सही डॉक्टर साहब, प्लाज्मा थेरेपी मुसलसल हम बात करते रहे हैं, कहाँ तक पहुंचा वो मामला? ये प्लाज्मा थेरेपी के मतलब जो कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप ने गाइडलाइन SOP सारे तैयार कर लिए, एक्सपर्ट्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया और हमने PKLI को भी आइडेंटिफाई कर लिया कि वहाँ पर हमने इन मरीजों को करना है, और पेशेंट से टेलीफोनिकली रब्ता भी करके उनको भी उन्होंने अपनी विलिंगनेस दे दी कि वो अपना प्लाज्मा देंगे। तो प्रोफेसर साकिब सईद साहब इसके बारे में बेहतर बनाएंगे। मेरा ख्याल 1 या 2 दिन में शुरू होने वाला है, कोई 29 पेशेंट के ऊपर। डॉक्टर साहब ने लास्ट, क्योंकि हर प्रोग्राम में मैं डॉक्टर साहब से ये जरूर सवाल कर रही होती हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया में इसका कामयाब तजुर्बा चल रहा है, हमारे यहाँ कब से आगाज होगा, क्या कहेंगे? देखिए, इसका पहला जो तजुर्बा था वो वुहान चाइना के अंदर 6 मरीजों के ऊपर एक स्टडी पब्लिश हुई थी 15 अप्रैल को, जिसमें उन्होंने 5 मरीजों में इसका बेनिफिट बताया था इन टर्म्स ऑफ के वायरस का लोड खून के अंदर कम हो गया, इससे मरीज की ओवरऑल सिम्टम्स बेहतर हो गई और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज टाइम कम हो गया उनका, वो जल्दी डिस्चार्ज हो गए। इसके बाद अमेरिका में, कुछ इटली से, कुछ स्पेन से डाटा आया। इसमें देखें, दिस ट्रीटमेंट इज नॉट मैजिक बुलेट। ये एम्फेसाइज करना बड़ा जरूरी है कि जिस तरह बाकी ट्रीटमेंट है, जैसे रेमडेसिविर एंटीवायरल ड्रग है, ये इसके ऊपर डाटा बहुत सारा अवेलेबल नहीं है, लेकिन चूंकि सारी दुनिया में ये हो रहा है और उसका जो नजरिया है, जो इसका मोड ऑफ एक्शन है, वो बड़ा अपीलिंग है। कि आप एक ऐसा मरीज जो कि इस बीमारी से रिकवर हो गया है, उसने उस बीमारी के अगेंस्ट मुदाफती एंटीबॉडीज बना ली हैं, उन एंटीबॉडीज को हम एक मरीज को दे के तो वायरस को मार दें। और इसके ऊपर सियाग ने हब के प्लेटफॉर्म से हमने PKLI को साहब जैसे फरमा रहे हैं, हमने आइडेंटिफाई किया है और 30 मरीजों के ऊपर हम ये इस्तेमाल करने जा रहे हैं और बहुत जल्द करने जा रहे हैं। इसको हमने एथिकल अप्रूवल के लिए सबमिट कर दिया और उसका एथिकल अप्रूवल इज एक्सपेक्टेड विद इन अ डे और 2। जैसे असद साहब ने कहा कि वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड द डोनर्स। ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा ये प्लाज्मा थेरेपी, या फिर ये भी सुनने में आ रहा था कि ये प्लाज्मा थेरेपी जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में भी हेल्पफुल होती है और ये पहले से कामयाब इसके इलाज के तजुर्बे होते हैं। ये 1 सेंचुरी के ऊपर से ये पैसिव इम्यूनाइजेशन इस्तेमाल हो रही है, जैसे टेटनस में, रेबीज में, कुत्ते के काटने की बीमारी के अंदर भी ये इस्तेमाल हो रही है, टेटनस के अंदर भी इस्तेमाल हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, ये कॉन्सेप्ट 1 सेंचुरी पुराना है। ताखीर क्यों है? इसमें ताखीर ये है जी कि जो
conflicting data available in the world. हमारी रिलक्टेंस इसमें ये है कि ये इट्स नॉट दैट सिंपल कि आपने एक रिकवर्ड मरीज से एक प्लाज्मा निकाला और दूसरे मरीज को दे दिया। इसके पैरामीटर्स बड़े स्ट्रिंजेंट हैं। देखें, हमारा खून हार्बर करता है बेशुमार दूसरी वायरल इन्फेक्शंस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस, HIV, मलेरिया और बेशुमार अदर जरासीम, जो कि एक ऑलरेडी हम बीमार शख्स को अगर वो कंटेमिनेटेड सीरम लगा दे तो इट कैन प्ले हैवक विद दैट पेशेंट। तो उसका जो आउटकम है वो बड़ी खराब हो जाएगी इन केसेस में। हाँ। इसमें जरूरी यह है कि यहाँ पे एम्फेसाइज करना कि जो प्लाज्मा हमने लेना है एक प्रोसेस है जिसको प्लाज्मा फ्रीसिस कहते हैं। एक सेहतमंद इंसान जो कि 2 हफ्ते लग गए हो रिकवर पूरा हुए जिसका मतलब है कि एक मरीज को जिसमें अलामात शुरू हुई हैं उसके 4 हफ्ते से पहले हम ये सीरम नहीं ले सकते, यानी उसके नेगेटिव टेस्ट आने के बाद 2 हफ्ते के बाद आप उसका सीरम ले सकते हैं। दूसरा इसका है कि हमने सिर्फ 18 से 50 साल की उम्र के लोगों को लेना है। 50 साल की उम्र के लोगों में एक तो वो एंटीबॉडीज का रिस्पॉन्स उतना माउंट नहीं होता जितना कि जरूरी है दूसरे मरीज को फायदा पहुंचाने के लिए। तो हमारे पास जो 18 से 50 साल की कैटेगरी के मरीज हैं उनकी तादाद रिलेटिवली कम है। ये सईद साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि इसको यकीनी तौर पर हर मामले की तरह देखना पड़ेगा। तो अगर मैं गलत नहीं हूं, जो मुझे थोड़ी बहुत उनकी बातों से समझ आई है कि जब हम किसी को ब्लड डोनेट भी करते हैं या किसी को ब्लड लगाना भी होता है तो मेरा ख्याल है वो तमाम SOPs हैं जो उस मामले में भी देखे जाते हैं कि ब्लड बिल्कुल साफ हो और उसके साथ साथ उनके ग्रुप मैच कर रहे हों। क्या ऐसा ही है? वो तो बेसिक प्रिंसिपल है ब्लड डोनेशन का, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। उससे मिलते जुलते SOPs ही इस पे इम्प्लीमेंट होंगे। लेकिन जो पैसा हमारे ना बेसिकली देखें, ये हम इस वबा में ये ट्रायल इमीडिएटली ऑन ह्यूमन हो रहा है। पहले होता यह है कि कोई किसी भी बीमारी के इलाज के लिए कोई दवाई इस्तेमाल करनी है तो वो पहले एनिमल्स पर होती है। बिल्कुल ऐसा ठीक है ना। लेकिन ये बीमारी इतना हमें टाइम ही नहीं दे रही कि हम उस स्टेज पर जाएं कि पहले एक एनिमल ट्रायल करें, एनिमल को डिजीज इंड्यूस करें, उसके बाद उसको ये प्लाज्मा थेरेपी करें, उसके रिजल्ट का वेट करें। इतना टाइम नहीं है। जिस हिसाब से जितनी तेजी से ये पैंडेमिक फैला है उसने हमें टाइम ही नहीं दिया कि हम एनिमल मॉडल पर पहले जाएं। तो इसमें बहुत लिमिटेशन है। इसलिए पाकिस्तान बहुत ही मोहतात अंदाज से बड़ी एहतियात के साथ इस स्टेप की तरफ जा रहा है। खुदा खासा कोई जिसको कहते हैं ना कि लेने के देने ना पड़ जाए, इसलिए लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्सपेरिमेंट। इसलिए हम बड़े तसल्ली सोच समझ के एविडेंस बेस की बुनियाद पर हम इस टाइप की जाएंगे। डॉक्टर साहब, ऐसे पेशेंट्स जो कि उनमें कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है लेकिन उनको क्वारंटीन किया गया है, अलग किया गया है, उनका रिकवरी टाइम पीरियड क्या है? कितने दिन के बाद उनका टेस्ट लिया जाएगा? हमने जो एवरेज इस वक्त तकरीबन लाहौर से 543 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं और उनका जब एनालिसिस किया तो एवरेज 10 और 14 दिन के दरमियान निकल रहा है। तो सर वो क्या मामला है कि लोग, आपने भी सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी होंगी, लोग परेशान हो रहे हैं कि हम लोग 15-15, 20-20 दिन, एक महीना, क्या ऐसा भी पॉजिटिव है कि कोई ऐसा भी मुमकिन है कि कोई बंदा नेगेटिव हो चुका है लेकिन वो वहां पर किसी और एक ही वार्ड में है, कोई और बंदा पॉजिटिव है, उससे दोबारा से इफेक्ट हो जाए? इज इट पॉसिबल? जो हमारा जो पहला मरीज लाहौर में दाखिल हुआ था हॉस्पिटल में, उसके 3 दफा पॉजिटिव आ गया दरमियान में जब हमने इसको टेस्ट किया 7 दिन दाखिल होने के बाद और वो 27 दिन के बाद डिस्चार्ज हुआ। कुछ केसेस में इसलिए रिकवरी एवरेज है 10 to 14 डेज। इसको 1 महीने से ज्यादा भी लग सकता है रिकवरी में। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि 14-15 दिन, 10 से 14 दिन। ठीक है डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइए कि ये ऐसे लोग जो कि मैंने डॉक्टर साहब से भी यही सवाल किया था कि जो लोग पॉजिटिव है फिर उसके बाद वो नेगेटिव हो गए, लेकिन जब वो नेगेटिव हुए तो उनका टेस्ट नहीं किया गया क्योंकि 7 दिन के बाद एक क्राइटेरिया है कि होगा। वहीं पर मौजूद है एक ऐसा पेशेंट जो कि पॉजिटिव है, क्या उससे वायरस उसको दोबारा भी लग सकता है? देखें, अभी तक जो वर्ल्ड लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास तो चूंकि पूल ऑफ पेशेंट्स अभी 20-21 हज़ार मरीजों का पूरे पाकिस्तान में और उनमें से जो रिकवर हुए हैं वो 5,000 के करीब पूरे पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। तो हमारे पास डाटा पूल कम है, लेकिन सिंगापुर से, साउथ कोरिया से, चाइना से जो री इन्फेक्शन रेट हैं वो बड़े कम है। इसका मतलब है कि ऐसा एविडेंस लिटरेचर में मौजूद है कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये अप टू 6 मंथ्स तक इम्यूनिटी दे सकती है और उनको प्रोटेक्ट कर सकती है दोबारा इन्फेक्शन होने से। लेकिन यहाँ पे ये एम्फेसाइज करना बहुत ज़रूरी है कि जब आप एक दफ़ा इन्फेक्शन के बाद रिकवर हो भी जाते हैं तो फिर भी यू मस्ट स्टिक टू
द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग एंड मास्क वेयरिंग। क्योंकि अभी हमारे पास सफिशिएंट डाटा नहीं है ये बताने के लिए कि एक बंदा जो रिकवर हो गया वो दोबारा नई इन्फेक्शन ये पिक नहीं कर सकता। क्योंकि डॉक्टर साहब अभी हमारे यहाँ ये पॉलिसी भी नहीं है कि उनको दोबारा, डाटा तो है लेकिन उनके दोबारा टेस्टिंग की अभी तक ये पॉलिसी भी शुरू नहीं हो जी, अभी पॉलिसी शुरू नहीं, क्योंकि हमारे पास जी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ टेस्ट किट्स एंड रैशनलाइजिंग दीज टेस्ट किट्स टू टारगेट पॉपुलेशन, वो हमारी लिमिटेशंस हैं इसमें। डॉक्टर साहब वेंटिलेटर पे अभी तक तकरीबन कितने पेशेंट्स, जब से इसका आगाज हुआ है पाकिस्तान में, अब तक वेंटिलेटर पे आपके पास कितने पेशेंट्स आए हैं और उनमें से कितने पेशेंट्स हैं जो वेंटिलेटर पर आने के बावजूद सेहतयाब हो गए? जी, मैं आपको लाहौर का डाटा पूरा बताता हूँ कि हमारे पास 45 पेशेंट्स टोटल वेंटिलेटर पर गए थे अभी तक पूरे लाहौर में। अब तकरीबन 2 महीने, 2.25 महीने हो गए हैं। तो बाकी अल्लाह का शुक्र है कि रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा, बाकी मरीजों में 543 रिकवर होकर जा भी चुके हैं। तो टोटल 45 पेशेंट वेंटिलेटर पर गए थे जितने भी लाहौर में अभी तक पॉजिटिव पेशेंट आए हैं। ठीक, और उन 45 पेशेंट जो वेंटिलेटर पर गए उनमें से सेहतयाब कितने हैं? अनफॉर्चुनेटली ये डिजीज ऐसी है कि जिनको हमने वेंटिलेटर पर डाला वो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उस स्टेज पर आए जो अपना टाइम 90% अपना टाइम घरों में गुजार के आए, और जब हमारे पास आए वो उस स्टेज पर आए थे कि उनके जो लंग्स है बुरी तरह मुतासर होके खराब हो चुके थे और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। सिस्टम जवाब दे चुका जी, बिल्कुल सिस्टम जवाब दे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो वेंटिलेटर वाला मैंने डॉक्टर साहब से सवाल किया है, वेंटिलेटर के बारे में हमारा एक आम कॉन्सेप्ट है, आपने भी लोगों की बात सुनी होगी कि खुदा ना खास्ता अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाता है तो फिर उसकी जिंदगी की जमानत खत्म हो जाती है। ये बहुत एक कॉमन और डेंजरस कॉन्सेप्ट। अभी ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है जी। हाँ। लेकिन जहां तक कोविड-19 डिजीज का, इस बीमारी का, कोरोना वायरस डिजीज का तल्लुक है, तो सारी दुनिया में इन द बेस्ट ऑफ द सेटअप्स इन द वर्ल्ड, जो कि इटली, स्पेन, अमेरिका, बरतानिया का सेटअप है, वहां पे भी 90% मॉर्टेलिटी रेट है। वहां पे 100 में से 90 मरीज जो वेंटिलेटर पे जाते हैं वो रिकवर नहीं करते वेंटिलेटर से। लेकिन बाकी बीमारियों के अंदर वेंटिलेटर इज अ लाइफ सेवर। इट इज अ लाइफ सेवर कि ये अगर आप प्रॉपर इंडिकेशन के साथ मरीजों कैसे मदद करता है वेंटिलेटर इंसानी जिस्म को? जी देखें, इंसानी फेफड़ों का काम है, वेंटिलेटर है जो सपोर्ट देता है फेफड़ों को, ये मसनूई फेफड़ा है। जब हमारे लंग्स जवाब दे जाएं, यानी लंग्स का काम है ऑक्सीजन को खून के अंदर मिक्स करना और जो फासद गैस है कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर निकालना। वेंटिलेटर ऑक्सीजन को डालने में मदद करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में मदद करता है। वो उसी सूरत में मदद करेगा अगर आपके फेफड़ों में कुछ रिजर्व है। अगर लंग्स आपके सवेयरली ARDS में चले गए हैं, सिवियरली डैमेज हो गए हैं, तो फिर वेंटिलेटर नहीं काम करेगा। वेंटिलेटरी सपोर्ट के सर्टन इंडिकेशंस हैं, सर्टन पैरामीटर्स हैं, और आम तौर पे हम उन मरीजों को ही वेंटिलेटर पे डालते हैं जिनमें रिकवरी के चांसेस होते हैं। लेकिन जाहिर है वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जिसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं, जिसमें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस हैं, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनियाज हैं, या जो वेंटिलेटर अंडर प्रेशर हवा डालता है उसकी वजह से फेफड़ों के अंदर नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कोविड-19 की हद तक तो किसी हद तक शायद जायज हो कि इसमें बहुत सारे मरीज नहीं बच रहे, लेकिन बाकी बीमारियों के अंदर ये पॉजिटिव रिजल्ट्स भी इंतहाई पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। डॉक्टर साहब, अभी हमने कोई टेस्टिंग किट्स बाहर से अभी भी मंगवा रहे हैं? अभी हमारे पास क्या सूरत हाल है, कितनी कैपेसिटी है? क्योंकि अभी तक भी टेस्ट बहुत कम हुए हैं हमारे। टेस्टिंग तो देखें, इस वक्त टेस्टिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हम किसी पेशेंट को जो हॉस्पिटल में आता है, तो 2 मेन ट्रायल्स एरिया बने, मेयो हॉस्पिटल और एक्सपो सेंटर। कोई पेशेंट भी जो आता है फ्लू के सिम्टम के साथ और जिसको हम सस्पेक्ट करते हैं, हम किसी को इनकार नहीं कर रहे। हर पेशेंट का टेस्ट बाकायदगी से किया जा रहा है और टेस्टिंग की कैपेसिटी से पंजाब में 5000 से ज्यादा बढ़ चुकी है पर डे। डॉक्टर साहब, एक ये भी लोगों की तरफ से बड़ी शिकायत मौसूल हो रही हैं, क्योंकि हम मीडिया में भी हैं, लोग फोन भी करते हैं, बताते भी रहते हैं, वीडियोस बना के भेजते हैं। एक्सपो सेंटर भी आप ही देख रहे हैं, वहाँ पर कुछ इंतजामात के हवाले से मामला सामने आ रहे थे कि ठीक नहीं है, लोग शिकायत भी कर रहे थे, फिर आपने वो खुद भी आपको मालूम होगा एहतजाज, वो कुछ बेहतरी आई मामलात में? क्या था वो? जी, मैं कल भी एक रात को प्रोग्राम था, मैंने उसमें आप लाहौर न्यूज़ से ही प्रोग्राम था, मैंने ऑफर की थी कि लाहौर के जितने चैनल्स हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना एक कैमरा उस हॉल के अंदर लगा दें फॉर 48 आवर, और आप देखें कि किस तरह 6 आवर्स की शिफ्ट पर डॉक्टर, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ जा रहे हैं, किस तरह 6 आवर की शिफ्ट पर जैनिटोरियल स्टाफ वहाँ पर सफाई कर रहा है। होता यह है कि एक प्रोसेस है इसमें सफाई का, ये आम वेस्ट नहीं है,
ये बायोलॉजिकल इन्फेक्शियस वेस्ट है। इसको एक हाल में 300 मरीज हैं और उनको हम सहरी भी देते हैं, जो खाना जो रोजा नहीं रखते उनको नाश्ता देते हैं, जो रोजा नहीं रखते उनको दोपहर का खाना भी देते हैं, और जो रोजा रखते हैं उनको इफ्तारी भी देते हैं। इन सब का जो वेस्ट डिस्पोजल है, वो क्या नाम है उसका, डब्बे हैं डिस्पोजेबल जिसमें आता है सामान खाने का, आता है लिफाफे हैं। डॉक्टर साहब मुझे बिल्कुल आपकी बात समझ आ गई है, जो आपने ये ऑफर कराई है ना कि कैमरा लगा दो, इट मींस कि वहां पर जो मरीज मौजूद हैं, अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, ऑब्वियसली अगर आप एक्सपो सेंटर में आपको साइन एंड सिम्टम्स नहीं है तो आप ठीक हैं, तो कम से कम आप थोड़ा सा अपने आसपास के माहौल को खुद भी आप साफ रख सकते हैं। ये हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है। मतलब वेस्ट इकट्ठा करके 300 बेड का दरवाजे के पास लेके जाते हैं और वहां पर पैक होता है। ठीक, जब दरवाजे पर पैक जब रखते हैं तो उस वक्त वीडियो बन गई कि ये वेस्ट कितना पड़ा है। ठीक, इसके 5 मिनट की बाद की बनती चलिए, तो ठीक है, में नजर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सर आपका भी बहुत शुक्रिया, लेकिन वही बात है कि थोड़ी सी जिम्मेदारी मेरी और आपकी भी बनती है, बल्कि ज्यादा ही बनती है इस मुश्किल सूरत हाल में, कि हमने खुद अपने आसपास के माहौल को भी साफ रखना है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। खतीजा हमारे साथ ही मौजूद हैं, जो हमें रमजानुल मुबारक में खुद को फिट रखने का और अच्छा खाना किस तरह से बॉडी के लिए अच्छा साबित होता है बता रही हैं। खतीजा ये बताइए कि सहरी में बेस्ट ऑप्शन क्या है, क्या क्या खाया जा सकता है जिससे हमारी जरा प्यास भी कम हो, बिल्कुल, और हमें भूख भी कम लगे। अच्छा, इसमें यह है कि जैसे कि डाइट इज समथिंग रिलेटेड टू योर क्लिनिकल स्टेटस, और जब क्लिनिकल स्टेटस की बात होती है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कस्टमाइज्ड हो जाती हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलाइज्ड हो जाती हैं। तो जनरली बात करना थोड़ा सा हमारे लिए बाज़ों का ट्रिकी हो जाता है। लेकिन अगर हम जनरल अभी बात करें तो मैं ये कहूँगी कि नॉर्मली मेल्स को अपनी ओवरऑल जो एक दिन में जो उनको कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं, इफ़ द वेट लॉस इज़ नॉट द एजेंडा, तो वो 1800 कैलोरीज हैं। ठीक है, और अगर हम खवातीन की बात करें तो दैट इज़ ऑन जनरल बेसिस 1500 कैलोरीज हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है कि हमने इन टोटल कैलोरीज को अपने इफ्तार और सहरी में इस तरीके से डिवाइड कर लेना होता है कि हमें कोई एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट ना फील हो, हार्ट बर्न ना फील हो, क्योंकि ये इश्यूज बहुत कॉमन होते हैं जैसे रमज़ान स्टार्ट होता है। तो जो लेट्स सपोज कि 100 वी हैव द 100 नंबर ऑफ थिंग्स। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अगर 1 चम्मच चीनी का है तो उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं, क्योंकि सारी आवाम जो देख रही है ना, ये भर भर के चीनी के चमचे डाल के शरबत भी चल रहा है और लस्सियां भी चल रही हैं। एग्जैक्टली, तो मैं यही बात कर रही थी कि जैसे ओवरऑल कैलोरीज को हम इस तरह से डिवाइड करें कि 40-50% हम इफ्तार में रख लें, और 40-50% हम सहरी में रख लें, और 10-20% जो सा उसका मार्जिन रख लें पोस्ट तरावी, या अगर आप कोई वॉक वगैरह करते हैं लेट नाइट तो उसके बाद कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, अब आपने बात की कि वो जो सा हमारी चीनी की कंजम्पशन जो सी है, तो एक चाय का चम्मच जो चीनी है लेवल, क्योंकि लोग बहुत डिफरेंट तरीकों से भरते हैं, तो और चम्मच का जो सा साइज है वो भी वेरी करता है। तो अगर हम एक लेवल, एक चाय के चम्मच चीनी की बात करें तो 30 to 40 किलो कैलोरीज जो सा है वो एड अप कर देता है, जो भी हम ऑर्गेनिक ड्रिंक लेना चाह रहे होते हैं। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बिल्कुल आप एक्सक्लूड करने को हम नहीं कह रहे, लेकिन ये देख लें कि आप कंज्यूम किस तरीके से कर रहे हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, अगर कोई बहुत एग्रेसिव आप वर्कआउट नहीं कर रहे, अगर आपकी कोई जॉब या ऑक्यूपेशन इस आजकल तो वैसे ही बहुत ज्यादा लोग घर पे हैं और वैसे ही इतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो फिर अपनी कंजम्पशन को थोड़ा लिमिटाइज कर लें। और दूसरा ये कि सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, जैसे कि अच्छे मीठे भी, मतलब अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है तो आप फ्रूट कॉकटेल से उसको सबसाइड कर सकते हो। आप ब्राउन शुगर की तरफ जा सकते हो। हनी की कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। अगर लेकिन हनी भी तब जब प्योर मिले, बिल्कुल ये भी बात है, प्योरिटी तो इज अ वेरी बिग एजेंडा नाउअडेज। तो अगर हम वाइटामिन्स की बात करें, एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें, जिस्म की मीठा पूरा करने की बात करें, तो जो सा हनी है उसकी कोई रिप्लेसमेंट अच्छा नहीं ऐसा है। ज्यादातर लोग, ये जो मैं बार बार मीठे की बात करी ना, ज्यादातर सुबह में और शाम में लोग मीठे का इस्तेमाल इसलिए भी ज्यादा करते हैं कि मीठा हमारी बॉडी में सेव हो जाएगा और सारा दिन हमें थोड़ा सा हेल्दी रखने में, या फिर नकाहत नहीं होगी, हम थकेंगे नहीं, हमारी हेल्प करता रहेगा। मैंने पहले भी कहा ना कि हम ज्यादा खाते हैं, हम ये सोच के कि हमने सारा दिन कुछ नहीं खाना तो हम ज्यादा खा लेते हैं। और ये हर दिन की ये डिबेट होती है हमारी कि आप जितना भी खा लो, आपको एक स्पेसिफिक
स्पेसिफिक टाइम के बाद आपको भूख लगेगी 2-2.5 घंटे के बाद खाना आपका डाइजेस्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको एक भूख का एहसास होगा। अच्छा, दूसरा ये कि मीठे का जो ज्यादा मीठा कंज्यूम करना होता है वो बाज दफा आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि भाई पता नहीं क्या होगा, इफ्तारी के बाद प्यास बहुत लगती है, मीठे से प्यास लगती है। अब मीठे से प्यास कैसे लगती है? क्योंकि वो बहुत हाईली कंसंट्रेटेड ड्रिंक्स होते हैं, वो हमारी बॉडी की ऑस्मोलैलिटी को कह लें या आप कह लें कि नमकियात को इस तरह से उसका रद्दोबदल कर देते हैं कि फिर प्यास का एहसास बढ़ जाता है। अब ये जो प्यास का एहसास बढ़ना होता है ये कार्डिक पेशेंट्स को बहुत परेशान करता है। ठीक है, अगर हम क्लिनिकल इश्यूज को लेके चलें तो कार्डिक पेशेंट्स को बहुत ज्यादा परेशान करता है। जनरली भी फिर ये सुनने में आता है कि जितना मर्जी पानी पी लो वो प्यास खत्म ही नहीं हो रही। अच्छा, अब मुझे खतीजा वो ऑस्मोलैलिटी को डिस्टर्ब कर देते हैं। नमकीन इफ्तारी में बेस्ट ऑप्शन क्या है? फ्राइंग चीजें इस्तेमाल करनी है, कितनी करनी है? बिल्कुल हमारे यहाँ अच्छा, तो उसमें सबसे पहले तो ये कि जैसे हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको आप पूरा रखें। अब हाइड्रेशन के लिए ये नहीं कि आप एकदम से पानी बहुत ज्यादा पी लें, क्योंकि वो बाद में आपको नमाज पढ़ने में परेशान करेगा, वॉक करने में परेशान करेगा, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट होगा। तो आप ये करें कि आप अपना रोजा इफ्तार करें। खजूर इज द बेस्ट ऑप्शन अगर आपको किसी खास वजह से मना नहीं है, जैसे कि आप बहुत उबीज नहीं ठीक है, आप सब चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि एतदाल में रहना है। बहुत शुक्रिया खतीजा ऐवान हमारे साथ मौजूद रही। मुझे आपने इजाजत देनी है। इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मेरी और आपकी फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।